नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन क्या होता है बेटा? जैसे मान लो ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे ये ट्रांसमीटर हो गया, यहाँ पे कहीं रिसीवर एंड है, तो ये अलोंग द सरफेस, जो ये ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ ये जो अलोंग द सरफेस जो वेव चल रही है, इसको ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन बोलते हैं। समटाइम ये वेव अलोंग द कर्वेचर डाई कर जाती है यहाँ पर, ठीक है। कैसे करती है, क्यों करती है, इसके आप देखते हैं। A radio wave that can travel directly from one point to another following the surface of Earth, अर्थ के सरफेस के थ्रू, अर्थ के सरफेस को फॉलो कर रही है, देख लो इसी पाथ में चल रही है, is called a ground wave. Ground wave propagation is possible only when transmitting and receiving antenna are close to the surface of Earth. अर्थ के सरफेस के पास ही हैं और दोनों क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है। दूर वाले में ये एक्चुअली क्या होता है, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में दूर क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल, वो भी देखेंगे अभी। As EM waves glides over the surface of Earth, its electric field component, electromagnetic wave में electric field भी होता है, magnetic field भी होता है, its electric field component induces the charges in the Earth's surface. As the ground wave travels, these induced charges also travel in the Earth, setting up a surface current. This induced current experiences some resistance at the surface of Earth. This induced current experiences some resistance at the surface of Earth. So the ground wave passes over the Earth's surface is weakened, weak हो जाती है due to the partial energy absorption by the Earth. क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी अर्थ ने क्या कर ली बेटा, एब्जॉर्ब कर ली रेजिस्टेंस की वजह से। इस वजह से ये ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, जो ग्राउंड वेव है वो वीक हो जाती है। दूसरा, द ग्राउंड वेव ऑल्सो अटेन्यूएटेड ड्यू टू द डिफ्रैक्शन इफेक्ट। व्हेन द वेव प्रोपेगेट्स ओवर द अर्थ सरफेस इट ग्रेजुअली टिल्ट्स ओवर। मतलब ये है कि जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ ट्रांसमीटर है, अगर यहाँ रिसीवर हो तो बेटा तो खत्म हो जाएगी बीच में, यहाँ के बाद तो वेव जा ही नहीं पाएगी, अर्थ के अंदर से तो जाएगी नहीं। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इतनी दूर तो चलेगी नहीं। दूसरा, जैसे मान लो यही अर्थ का सरफेस है, ये यहाँ ट्रांसमीटर है, यहाँ रिसीवर है। अब ये क्या है, अर्थ के सरफेस के साथ बेंड करती है, ऐसे बेंड करने की कोशिश करती है, डिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से डिफ्रैक्शन होता है। The ground wave also gets attenuated due to the diffraction effect. When the wave propagates over the Earth's surface, it gradually tilts over. It tilt कर रही है. At some distance from the transmitter, the wave lies down, नीचे आ गई, and dies. ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर lies down and dies हो जाए, तो इसलिए ये ग्राउंड वेव में ये दो एनर्जी के लॉस होते हैं। इन लॉसेस की वजह से the ground waves are not suited for long range transmission due to the above energy losses. These losses are frequency dependent. ये सबसे important point है। These losses are frequency dependent and higher for higher frequencies. Higher frequencies, जितनी ज़्यादा frequency होगी उतने ये loss ज़्यादा हो जाएंगे। Hence ground wave propagation is possible at low frequency. Low frequency का मतलब क्या है, ये आपको frequency range याद रखनी है, ये ground wave के लिए है। और for radio broadcast at long wavelength, इसके लिए ये होता है। लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब है लो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। दिस रीजन ऑफ एएम बैंड इज कॉल्ड मीडियम वेव बैंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कितनी दूर तक हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कर सकते हैं एक ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, तो वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। द मैक्सिमम रेंज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव एंड सेकंड इज द पावर ऑफ द ट्रांसमीटर। फ्रीक्वेंसी, क्यों, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा लॉस होगा, ज्यादा लॉस होगा तो इतनी दूर तक सिग्नल पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी ऊपर बता दिया। और पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, पावर ऑफ द ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर कितनी पावर एमिट कर रहा है उस चीज पे डिपेंड करता है। अब आपको पता है पावर किस पे डिपेंड करती है, एंटीना की लेंथ पे, वेवलेंथ पे। तो टू रेडिएट द सिग्नल्स विद अ हाई एफिशिएंसी द एंटीना की लेंथ शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। हम पढ़ भी चुके हैं कि कम से कम वेवलेंथ, कम से कम एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए बेटा, लैम्डा बाय 4। दिस इज अबाउट ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। तो फर्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। गिवन इनफ ट्रांसमिटिंग पावर, अगर हम इनफ ट्रांसमिटिंग पावर ग्राउंड वेव को प्रोवाइड कर दें, देन ग्राउंड वेव्स कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन एनी टू लोकेशंस ऑन द अर्थ। अर्थ पे किन्हीं दो लोकेशन के बीच में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग ग्राउंड वेव।
Ground waves are relatively unaffected by the atmospheric conditions. Changing atmospheric condition बार बार चेंज हो जाए तो उससे ग्राउंड वेव पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये दो मेन एडवांटेजेस हैं ग्राउंड वेव के. ऑन द सेम लाइन देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन. फर्स्ट, they require a relatively high transmission power. Second, as ground waves are limited to very low frequency and medium frequency signal, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो एंटीना की लेंथ भी ज्यादा होगी बिकॉज लेंथ ऑफ एंटीना इज लैम्डा बाय 4, तो दे रिक्वायर लार्ज एंटीनास. थर्ड, ग्राउंड लॉस वेरी विद द सरफेस मटेरियल एंड कंपोजिशन. अलग अलग सरफेस मटेरियल और कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ग्राउंड लॉस भी बार बार क्या करते हैं बेटा, वेरी करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन. नेक्स्ट इज स्काई वेव प्रोपेगेशन और आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन. इस प्रोपेगेशन को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय आयनोस्फीयर. तो सबसे पहले मैं आयनोस्फीयर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं. आयनोस्फीयर इज द आउटरमोस्ट रीजन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर होती है, ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर. ये कौन सी लेयर है बेटा? आयनोस्फीयर इज द आउटरमोस्ट रीजन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 60 to 350 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. Now, due to the low pressure in the part of the atmosphere, ionization is produced by UV radiation and X-rays from the sun. sun से जो radiations आती हैं उसमें सारी टाइप की radiation होती हैं, but atmosphere के इस part में low pressure होने की वजह से ionization produce होता है UV radiation और X-rays की वजह से. So this region is mostly ionization होने की मतलब उसके अंदर कुछ ions पड़े हैं. So this region is mostly composed of ionized matter, that is electrons and positive ions. Whereas the remaining atmosphere is mostly composed of neutral molecules. ठीक है? The ionosphere is further subdivided into different layers known as C, D, E, F1 and F2 layers, and the corresponding electron density is different in different layers. तो मैंने यहाँ एक बना के दिखाया, ये अर्थ का सरफेस है. 60 से 350 किलोमीटर तक आपका क्या होगा बेटा? आयनोस्फीयर होगा, जिसमें एक सी लेयर, डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर, F2 लेयर. ठीक है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे होती है. नाइट में डेंसिटी इस तरह से मिक्स हो जाती है कि F1 F2 मिक्स होकर F लेयर बनने लग जाती है. तो ये अलग अलग लेयर्स हैं जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रहती है. द रेडियो वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी बैंड having frequency range 3 to 30 megahertz cannot penetrate through the ionosphere. आयनोस्फीयर से वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसको क्रॉस करके नहीं जा सकती. ठीक है? वो क्या होगा, वो इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी अर्थ के सरफेस पे. यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे कहीं ना कहीं वापस आएगी. They are reflected back towards the earth. This region of AM band, amplitude modulation band, is called short wave band. ठीक है? Above the frequency of 40 megahertz, the ionosphere bends the EM wave and does not reflect them back towards the earth. इससे ज्यादा वाले को इसको थोड़ा सा बेंड कर देगा, थोड़ी इधर चली जाएगी बट वापस नहीं भेजेगा. और मीडियम फ्रीक्वेंसी वाली को आयनोस्फीयर एब्जॉर्ब कर लेता है. क्या कर लेता है बेटा? एब्जॉर्ब कर लेता है. तो दिस इज अबाउट द आयनोस्फीयर जो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज स्काई वेव प्रोपेगेशन और आयनोस्फीयर प्रोपेगेशन. अभी मैंने आपको बताया था कि आयनोस्फीयर कैसे बनता है, कैसे बना हुआ होता है, कौन सा पार्ट होता है. अब आयनोस्फीयर से कैसे प्रोपेगेशन हो रहा है. A radio wave directed towards the sky and reflected by the ionosphere towards the desired location of the earth is called a sky wave. क्या बोलते हैं उसको हम? स्काई वेव. दैट्स व्हाई प्रोपेगेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज स्काई वेव प्रोपेगेशन. अभी इससे पिछली स्लाइड में हमने डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया भी था. Radio waves of frequencies 3 to 30 megahertz can be reflected by the ionosphere. These waves radiated from a certain point and after being reflected by the ionosphere can be received by another point on the surface. This is known as sky wave or ionospheric propagation. This we have already discussed in the previous diagram. वहाँ पे आप देख सकते हो कि कब रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है. In this way, radio waves can travel very large distance and can even travel around the earth. ठीक है बेटा? इस प्रोपेगेशन को हम बोलते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन और आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव फ्रॉम द आयनोस्फीयर. आयनोस्फीयर से कैसे रेडियो वेव का रिफ्लेक्शन होता है ये देखते हैं. व्हेन एन ईएम वेव पासेस थ्रू द आयनोस्फीयर, इट्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस. क्यों? अब ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव. तो जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो
जो इलेक्ट्रॉन होंगे आयनोस्फीयर में उन पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा तो उनका कुछ एक्सेलरेशन आएगा तो उनकी वेलोसिटी चेंज कर देगा। दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आयनोस्फीयर। दिस चेंजेस द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया या कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो गया। दिस चेंजेस द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब कितना हो जाता है, पहले अगर म्यू था, फ्री स्पेस का अगर म्यू था तो इसमें ये हो जाएगा बेटा इतना, जहां पे कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयनोस्फीयर, ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, m is the mass of the electron, omega is the angular frequency of oscillating electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे ऑसिलेट कर रहा है उसकी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये क्या है बेटा, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये जो नया आया वो है। और n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ से ये पता लग रहा है म्यू से कम है क्योंकि यहाँ पे 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, साथ में रूट भी है, तो क्लियरली म्यू इज लेस देन म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयनोस्फीयर इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। हमने पढ़ा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो उसमें स्पीड ज्यादा होती है और जिसमें स्पीड ज्यादा होती है वो रेयर मीडियम होता है। तो अब बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आयनोस्फीयर का है वैक्यूम के कंपैरिजन में, तो आयनोस्फीयर इज रेयर एज कंपेयर्ड टू वैक्यूम, thus ionosphere behaves as rarer medium। अब पहले वैक्यूम था, अब आयनोस्फीयर आया, तो वैक्यूम से आयनोस्फीयर में जा रही है, मतलब अब जो वेव जा रही है वो डेंसर से रेयर में जा रही है। Consequently, EM wave gradually turns away from the normal as it penetrates the ionosphere। अब अवे क्यों हुई नॉर्मल से, because it is moving from denser medium to rarer medium। अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो it will move away from the normal, ठीक है। As we go high in the ionosphere, ionosphere में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी, the value of n increases, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, म्यू और कम हो जाएगा and hence म्यू decreases। This the refraction और bending of beam continues, refraction continues रहता है जब तक एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा ना हो जाए, continues till it reaches critical angle and after which it is reflected back। क्योंकि आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा क्रिटिकल एंगल इज द एंगल एट विच द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, हाँ रिफ्रैक्शन शो नहीं करती। तो इस वे में ये आपकी स्काई वेव रिफ्लेक्ट होती है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव फ्रॉम द आयनोस्फीयर। अभी जो हमने मैकेनिज्म देखा था कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होती है आयनोस्फीयर से, उसी से उस फॉर्मूले से ही द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ओमेगा रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द आयनोस्फीयर। क्यों बेटा, अलग अलग जगह पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगी। द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ओमेगा रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द आयनोस्फीयर व्हिच हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। दैट्स व्हाई द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ receive signals reflected from different depths of the ionosphere। कोई फर्स्ट लेयर से, कोई सेकंड लेयर से, कोई थर्ड लेयर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है अलग अलग जगह से, ठीक है, डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ द आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, वहां पर रिसीवर को सिग्नल मिल रहा है। इफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज टू हाई, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, देन आफ्टर ए certain value the density n means जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है n, the density n may never be so high as to produce enough bending for attaining critical angle or condition of reflection। अगर ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाए तो n चाहे कितना भी ज्यादा हो जाए वो इतना हाई नहीं, द डेंसिटी n इतनी हाई नहीं हो सकती कि वो इनफ बेंडिंग कर दे क्रिटिकल एंगल जितनी तक, ठीक है, ताकि वो वापस आ जाए। दिस वैल्यू इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, मतलब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बाद वाली वेव कभी बेंड करके वापस नहीं आएगी, वो सीधी चली जाएगी। तो इस फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में कई बार इस फॉर्मूले में बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9√n maximum, where f is the critical frequency and n max is the maximum electron density in the ionosphere। The value of fc ranges from 5 to 10 megahertz। Frequencies higher than critical frequencies cross the ionosphere and do not return back to the earth as we have discussed here। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे important formula critical frequency का है जो आपको पता होना चाहिए। Next is sky wave propagation में ये सारी चीजें। critical frequency
It is the highest frequency of the radio wave which when sent straight, सीधा, normally towards the given layer of the atmosphere gets reflected from the ionosphere and returns to the earth. मैंने पहले ही बताया क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रिटर्न होके वापस आ जाती है रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। उसके बाद की फ्रीक्वेंसी पेनिट्रेट कर जाती है, वापस नहीं आती। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको हम कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वाली वेव को हमने सीधा भेजा था नॉर्मली। अब अगर किसी एंगल पे भेजूं, थीटा एंगल पे भेजूं, then it is defined as the highest frequency of the radio wave which when sent at certain angle towards the given layer of the ionosphere gets reflected and returns to the earth. तो वो हो गया मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बाय cos theta. This is critical frequency into secant theta where theta is the angle between normal and the incident ray. ठीक है। नेक्स्ट इज स्किप डिस्टेंस। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ ट्रांसमीटर measured along the earth's surface to the point where the sky wave of fixed frequency but less than the critical frequency returns to the earth after reflection through the ionosphere. It is the smallest distance from a transmitter measured along the earth's surface to the point where the sky wave of fixed frequency but less than the critical frequency, critical से कम वाली, ठीक है, returns to the earth after reflection through the ionosphere. उसको बोलते हैं skip distance and the reception within the skip distance is possible only by ground wave propagation. फेडिंग क्या होता है? फेडिंग का मतलब है स्ट्रेंथ, सिग्नल की स्ट्रेंथ का कम हो जाना। इट इज डिफाइंड एज द वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल एट ए रिसीवर ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ वेव। और वेव्स के मिक्स होने की वजह से जो रिसीवर पे जो सिग्नल मिल रहा है उसकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन जो आता है। फेडिंग इज एट मोर एट हायर फ्रीक्वेंसीज, पहले भी पढ़ा है क्योंकि लॉस हायर फ्रीक्वेंसीज पे ज़्यादा होते हैं। फेडिंग इज मोर एट हायर फ्रीक्वेंसीज एंड इट रिजल्ट्स इनटू एरर in data transmission and retrieval. This is all about sky wave propagation, ठीक है। अब इसमें स्पेस वेव प्रोपेगेशन रह गया, एक क्लास और लगेगी जिसमें हम इस कम्युनिकेशन चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।